एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जिसका ऐप आपने कभी ना कभी डाउनलोड जरूर किया होगा और इस कंपनी का नाम है मोबीक्विक। मोबीक्विक की अगर बात करें तो मोबीक्विक ने 2021 में भी आईपीओ लाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ कारण वो सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन उसके बाद अब कंपनी थोड़े डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर फिर से अपना आईपीओ लाने जा रही है। तो ऐसे में आज हम ये समझेंगे कि कंपनी कितनी अट्रैक्टिव है, क्या कुछ कंपनी के प्रॉब्लम्स है, क्या कुछ फायदे हैं। सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही मोबीक्विक के बारे में ऐसे कुछ शॉकिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है गैपअप बाय रिगी, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मोबीक्विक की शुरुआत 2009 में हुई और इंडिया का ये पहला डिजिटल वॉलेट था जिसे आरबीआई का लाइसेंस मिल गया था। तो मतलब ऑफ कोर्स ये थोड़े अहेड ऑफ द टाइम थे। उस टाइम 2009 में तो मतलब किसी को आइडिया भी नहीं थी कि सारे पेमेंट्स आने वाले टाइम में डिजिटल हो सकते हैं। कंपनी के जो फाउंडर है उपासना ठाकुर, वो पहले पेपाल के साथ काम करती थी, तो बैकग्राउंड था पेमेंट का, और उन्होंने विपिन प्रीत सिंह के साथ मिलकर ये कंपनी शुरू की। शुरुआत के 4 साल में कंपनी कंप्लीटली बूटस्ट्रैप थी, यानी कोई भी फंडिंग उन्होंने बाहर से नहीं उठाई। लेकिन जब बिजनेस स्केल करने की बात आई तब उन्हें लगा कि अब पैसा उठाना ज़रूरी है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो वेंचर कैपिटल्स हैं उन्हें कन्विंस किया कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगेन अहेड ऑफ द टाइम थे और वीसी जो इकोसिस्टम है वो भी तब तक रेडी नहीं था इंडिया में। तो वहाँ पर उन्होंने सिक्वेया कैपिटल को कन्विंस किया और पहला राउंड रेज किया, और उसके बाद उन्होंने 21 राउंड और रेज किए 2021 तक। अब उसके बाद भी जब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो पैसा रेज करेंगे तो करेंगे कहाँ से, क्योंकि 2021 के बाद क्या हुआ कि इंडिया का जो वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम है वो थोड़ा ठंडा हो गया। ठंडा इसलिए हो गया कि कई सारे जो स्टार्टअप्स वो फेल होने लगे, कई सारे स्टार्टअप्स से उनके वैल्यूएशन कुछ भी अजीब होने लगे। जैसे कि बाईजूस, जिसका वैल्यूएशन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो गया था, वो अभी 8,000 करोड़ के वैल्यूएशन पर नया फंड रेज कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही क्रेजी लेवल पर वैल्यूएशन चले गए थे। अब मार्केट को एक बबल जो था ये स्टार्टअप फंडिंग का वो बर्स्ट होना था, वो हो गया। इसके बाद इन्हें भी थोड़ा टफ जाने लगा फंडिंग रेज करने में। इसी के चलते उन्होंने 2021 में आईपीओ के लिए फाइल किया, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिससे उनका टाइमिंग नहीं बैठ पाया। देखिए, चाहे क्रिकेट हो या फिर आईपीओ, टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब हुआ ये कि इनके जस्ट पहले पेटीएम का आईपीओ आया। पेटीएम का आईपीओ होने के बाद सबको पता है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर कंपनी का आईपीओ आया। बाद में शेयर प्राइस कितनी गिरी सभी को पता है। वो भी पेमेंट कंपनी थी, मोबीक्विक भी पेमेंट कंपनी थी, तो प्रेशर ज़रूर था उनका। उस टाइम मोबीक्विक का जो प्लान था वो था 1900 करोड़ के आईपीओ का, जिसमें कुछ फ्रेश फंड था, कुछ ऐसा था कि जो कंपनी के फाउंडर्स है और अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी अपने शेयर्स बेचने थे। अब 2021 में हुआ ये कि जैसे इन्होंने आईपीओ की सारी प्लानिंग की, तब मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2 फंड्स ऐसे थे जिन्होंने प्रॉमिस किया था उन्हें कि हम भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे इस आईपीओ में, और इन 2 फंड्स का नाम था ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स और नोमोरा। लेकिन कहा जाता है कि इन दोनों ने बैकआउट किया, और साथ ही मतलब पेटीएम की जो परफॉर्मेंस थी, बाकी स्टार्टअप्स की जो परफॉर्मेंस थी, उसकी वजह से कई सारे स्टार्टअप को क्रिटिसिज्म मिलने लगा कि फाउंडर्स अर्ली एग्जिट ले रहे हैं और अपने शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के माथे थोप रहे हैं, वो भी बहुत हाई वैल्यूएशन पर। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई जिसकी वजह से कंपनी ने बैकआउट किया कि अब हम आईपीओ नहीं लाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के इस वीडियो के प्रायोजक गैपअप बाय रिगी के बारे में। देखिए, मार्केट में 95% ट्रेडर्स को नुकसान होता है, जिसकी वजह से पहले 1-2 साल में ही ज़्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करना कंप्लीटली बंद कर देते हैं। तो ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए ज़रूरी है अच्छा गाइडेंस और ट्रेडिंग इनसाइट्स, जो आपको मिलती है गैपअप में। गैपअप एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एम्पावर करता है। यहाँ आपको मिलते हैं इनसाइट्स और गाइडेंस जो मार्केट में आपको आगे रहने में मदद करते हैं। गैपअप की सबसे खास बात यह है कि उनका फोकस ऑन क्वालिटी। यहाँ पर 75 से ज़्यादा सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स हैं, यानी जो भी जानकारी आप यहाँ से लेते हैं वो ऑथेंटिक होती है। आप ज्वाइन कर सकते हैं गैपअप का फ्री टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको मिलता है डायरेक्ट एक्सेस टू द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। फिर वहाँ पर आप अपने पसंदीदा एडवाइजर की परफॉर्मेंस देख सकते हो, क्या वो बता रहे हैं, उनके व्यूज, थॉट, सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस एडवाइजर की प्रीमियम सर्विस परचेस करनी है। गैपअप का फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आज ही ज्वाइन करें। फिर 1.5-2 साल गए और जो विंटर जो चल रहा है फंडिंग का, कि फंडिंग नहीं मिल पा रही है, वो अभी भी जारी है, जिसके चलते कंपनी ने अभी फिर से DRHP फाइल की है सेबी के साथ। लेकिन यहाँ पर जो आईपीओ का स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली बदल गया है। जस्ट 2-2.5 साल पहले कंपनी 1900 करोड़ रुपीज़ रेज करना चाहती थी, अब कंपनी 700 करोड़ रुपीज़ रेज करना चाहती है, और ये पूरा फ्रेश इशू है। यानी अब कंपनी का कोई भी फाउंडर या फिर इन्वेस्टर शेयर सेल करने नहीं जा रहा। ये थोड़ा शॉकिंग भी है, बिकॉज स्टार्टअप्स में हमने रिसेंटली भी देखा है, मामाअर्थ का कुछ दिनों पहले आया था, उसके पहले और भी स्टार्टअप्स के आए थे। उन सब में फाउंडर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स फटाफट थोड़े एग्जिट कर लेते हैं और वैल्यूएशंस भी बहुत क्रेजी रहती है। कंपनी या तो लॉस मेकिंग होती है या फिर अर्ली स्टेज प्रॉफिटेबल होती है। मोबीक्विक की अगर बात करें तो मोबीक्विक में ये थोड़ी शॉकिंग चीज़ थी, पूरा फ्रेश इशू है।
और कंपनी ने अभी पिछले 3-4 क्वार्टर से प्रॉफिट कमाना शुरू किया है। 2021 में जब इन्होंने आईपीओ के लिए फाइल किया था तब ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, उस टाइम पेटीएम भी लॉस मेकिंग थी। लेकिन अब रिसेंटली देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लास्ट 2 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल थी और फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले 6 मंथ्स में कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले 6 महीनों में कंपनी ने 9 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट की मार्जिन निकालें तो वो 2-2.5% से ज़्यादा नहीं है। तो अब ये कंपनी अपनी मार्जिन कैसे इंप्रूव करती है देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अगर सर्विस बिजनेस में आपका मार्जिन बहुत थिन है तो प्रॉब्लम आ सकती है। आपको बता दूं कि जो जितनी भी कंपनीज़ हैं जिनकी मार्जिन 2%, 2.5% की होती है, प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब भी इन्वायरमेंट सही होता है, सब सही चल रहा है, इकोनॉमी सही चल रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये सब पलट जाता है, मार्केट ख़राब सिचुएशन में आ जाता है, तब ये कंपनी तुरंत लॉस में चली जाती है। उसमें कई सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर सर्विस सेक्टर। तो इसीलिए बहुत थिन मार्जिन अगर किसी बिजनेस की है तो उसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। अगर कंपनी को ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो वो ज़रूर यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी अभी 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। पहला है कंज्यूमर पेमेंट्स। कंज्यूमर पेमेंट सेगमेंट से सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आता है। और दूसरा है बाय नाउ पे लेटर। कंपनी ने बहुत ज़्यादा फोकस अभी बाय नाउ पे लेटर पर करना शुरू किया है और यहाँ से कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू भी धीरे धीरे आने लगा है। तो अब इस पर कंपनी कितने फास्ट कैपिटलाइज करती है और प्रॉफिट कमाती है देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि लोन ये एक बहुत हॉट सेगमेंट है। पेटीएम भी इसमें जा रहा है, प्रॉफिटेबल होने की कोशिश कर रहा है और ये एक शॉर्टकट टू प्रॉफिटेबिलिटी आप कह सकते हैं। और एनबीएफसीज है, बैंक्स है, सो सारे लोग बहुत अच्छा पैसा लोन देकर कमाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि किसी कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने तब कुछ साल पहले 5-6 साल पहले कहा था कि जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते रहो, लास्ट में मोनेटाइज तो इनको लोन देके ही करना है। और सही में रियलिटी अब ये आ रही है कि धीरे धीरे कई सारी कंपनीज लोन देके ही यहाँ पर पैसा कमाने की कोशिश कर रही है। अब थिन मार्जिन की हमने बात की थी, तो थिन मार्जिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू हो सकती है। ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि अगर कंपनी का यूजर बेस देखे तो वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। पिछले 2-3 सालों में वो 10 करोड़ से 14 करोड़ पर आया है। लेकिन साथ ही कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, यानी एक यूजर को अक्वायर करने की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है। 2021 में ये 13 रुपीज़ थी, अब ये 31 रुपीज़ हो चुकी है। तो जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, मार्जिन ज़रूर हिट होगी, प्रॉफिट कमाने में उतनी तकलीफ होगी और प्रॉफिट कमाया भी जाएगा तो उसमें मार्जिन आपको बहुत कम मिलेगी। तो ओवरऑल जब फाइनेंशियल एनालिसिस कंपनी का किया जाता है तो पिछले 13-14 सालों की अपनी हिस्ट्री में कंपनी अभी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई है और इसीलिए कंपनी ने 22 राउंड्स में फंडिंग उठाई है, लगभग 2000 करोड़ की, और अब आईपीओ के जरिए रेज करने वाले हैं। तो कंपनी को ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर फिगर आउट करना पड़ेगा, जो कि वो BNPL यानी बाय नाउ पे लेटर से करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो कोशिश है वो विजिबल भी है, वहाँ से आने वाला रेवेन्यू भी कंपनी का काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वेंचर कैपिटल्स हैं जिन्होंने बहुत अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट किया है वो भी यहाँ पर एग्जिट नहीं ले रहे हैं। तो रिसेंट टाइम में ऐसा हुआ है कि कई सारे NBFCs के IPO आए जिसमें तो किसी भी इन्वेस्टर ने एग्जिट नहीं लिया, लेकिन जैसे ही IPO आया, शेयर्स लिस्ट हो गए, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे एग्जिट लेना शुरू किया है। तो कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा कि कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है बहुत ज़्यादा कंपटीशन उसमें है, तो क्या कुछ कंपनी अलग से करती है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कंपनी की जो मेन 3 स्ट्रीम्स है वो है कंज्यूमर पेमेंट्स, BNPL यानी बाय नाउ पे लेटर और पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे से कंपनी का रेवेन्यू उतना खास नहीं बन रहा है, तो मेनली ऊपर वाली 2 कैटेगरी से ही बन रहा है। इसमें कंपनी अलग क्या करते हो देखना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अब कंज्यूमर पेमेंट्स और BNPL में जाने की कोशिश कर रहा है। कई सारे फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स भी अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो सेगमेंट को टैप कर सकते हैं। तो मार्केट में कंपटीशन तो ज़रूर ज़्यादा है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या यूनिक मोबीक्विक यहाँ पर कर पाती है और किस तरह से वो और अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ा सकती है, जो कि फिलहाल बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि सेबी की तरफ से अप्रूवल आने के बाद किस वैल्यूएशन पर मोबीक्विक IPO लाती है, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पर पेटीएम ने अपना IPO लाया था, अभी कई साल हो चुके हैं IPO आके, अभी तक उस प्राइस के आसपास भी कंपनी की शेयर प्राइस नहीं पहुंच पाई है। अभी भी कंपनी का IPO 21 रुपये के करीब आया था। राइट नाउ वीडियो शूट करते टाइम कंपनी की पेटीएम की जो शेयर प्राइस है वो 763 रुपीज़ है। तो एक केस स्टडी तो हमारे सामने है। अब दूसरी केस स्टडी में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस वैल्यूएशन पर ये IPO आता है, और सारी चीज़ें उस चीज़ पर फिर डिपेंड करेगी। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए अपने IPO में इन्वेस्ट करने वाले फ्रेंड्स के साथ, और जाते जाते गैप अप बाय रिकी को ज़रूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।